जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यारा नमस्कार। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल की क्लास है जिसमें हम जसवंत सिंह को पढ़ेंगे। मतीराम, भूषण, भिखारीदास, 4-5 कवियों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे साथियों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस है। शुरू करते हैं। रीतिकाल के कवि पढ़ रहे हैं अपन। तो जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे। शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में दिल्ली दरबार में इनका बहुत प्रभाव था। इनका जसवंत सिंह का कहाँ पर, एक तो शाहजहाँ के शासन काल में, एक औरंगजेब के शासन काल में, दोनों में दिल्ली दरबार में इनका बहुत प्रभाव था। अलंकार निरूपक आचार्य है। ध्यान रखना साथियों, कभी कभी यदि एग्जाम में आ जाता है कि जसवंत सिंह है अलंकारवादी, रसवादी या फिर अन्य प्रकार से कोई भी प्रश्न आया जिसमें अलंकारवादी या रसवादी या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं, ऐसे वो 4 ऑप्शन दे दे साथियों, तो आपको ध्यान रखना है जो जसवंत सिंह थे जोधपुर के, वो अलंकारवादी आचार्य थे। यानी इन्होंने अलंकार से संबंधित साथियों ग्रंथ लिखे। इनको रसवादी आचार्य नहीं माना जाता है, इनको अलंकारवादी आचार्य माना जाता है साथियों। तो ध्यान रखना, ये अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने चंद्रालोक जो जयदेव की रचना है, चंद्रालोक किसकी रचना है साथियों, ध्यान रखना ये जयदेव की रचना है। तो इन्होंने चंद्रालोक के अनुकरण पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भाषाभूषण लिखा है। दूसरी बात, ये कई बार एग्जाम आ चुका है साथियों और अक्सर ये आ जाता है कि भाषाभूषण किसकी रचना है। साथियों ध्यान रखना, भाषाभूषण है ये जसवंत सिंह की रचना है। और जसवंत सिंह कौन से जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, और यह है साथियों अलंकारवादी आचार्य है। चंद्रालोक में एक ही श्लोक में अलंकार का लक्षण उदाहरण वर्णित है, उसी प्रकार भाषाभूषण में भी एक ही छंद में अलंकार लक्षण और उदाहरण दोनों निरूपण किए गए हैं साथियों। यानी कि जो जयदेव की चंद्रालोक जो रचना है साथियों, उसमें क्या है कि एक ही उदाहरण में उसमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें अलंकार का लक्षण भी है और उसमें उदाहरण भी वर्णित है, दोनों ही एक ही श्लोक में। इसी प्रकार भाषाभूषण में एक ही श्लोक में छंद के एक ही लक्षण में उनके लक्षण भी है और उदाहरण दोनों का इसमें निरूपण किया गया है। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ध्यान रखना साथियों, भाषाभूषण इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे, ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में से माने जाते हैं। ये पंक्ति है आचार्य शुक्ल ने किनके विषय में कही है, जसवंत सिंह के विषय में कही है। ध्यान रखना, ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। ये सिर्फ केवल क्या थे, आचार्य थे, ये कवि नहीं थे। ऐसी काव्य पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, किस पर, जसवंत सिंह के ऊपर, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के ऊपर डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं थे। किस साहित्य इतिहासकार ने जसवंत सिंह के विषय में ऐसा कहा है कि ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं? तो साथियों ध्यान रखना, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध आदि इनकी अन्य रचना है साथियों। लेकिन साथियों ये रचना परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। केवल इनकी एक रचना याद रखना आप, भाषाभूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है साथियों, जिसमें जयदेव के चंद्रलोक की तर्ज पर अलंकारों का निरूपण किया गया है। बाकी और रचना भी याद रखिएगा, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध साथियों इनकी अन्य रचना है। इन्होंने संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। संस्कृत का नाटक है साथियों जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में भी इन्होंने अनुवाद किया साथियों। तो अभी पढ़ा अपन ने जसवंत सिंह के राजा, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भाषाभूषण, जो जयदेव के चंद्रलोक की तर्ज पर इसका निरूपण किया गया है साथियों। तो ध्यान रखें। अगला कवि आता है अपने मतीराम आता है साथियों। चिंतामणि और भूषण के भाई माने जाते हैं। ये रसवादी आचार्य है। तो जसवंत सिंह साथियों अलंकारवादी आचार्य है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बिल्कुल साथियों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कौन सा कवि रसवादी है और कौन सा कवि अलंकारवादी है साथियों। तो जसवंत सिंह थे वो तो अलंकारवादी थे और मतीराम है साथियों वो रसवादी आचार्य है।
इनकी प्रमुख रचना है, देखिए कौन कौन सी है। फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार है, रस राज है, ललित ललाम, मतिराम ससई, अलंकार पंचाशिकार, वृद्ध कौमुदी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक बार पुनः देखिए, फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, मतिराम ससई, अलंकार पंचाशिका, वृद्ध कौमुदी, कौमुदी, वृत्त कौमुदी साथियों। एक बार पुनः, फूल मंजरी लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, मतिराम ससाई और अलंकार पंचाशिका और वृद्ध कौमुदी साथियों। वृत्त कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। बूंदी नरेश भाव सिंह आड़ा के आश्रय में रहे कौन? मतिराम साथियों। बूंदी के राजा जिनका नाम था भाव सिंह आड़ा, ये उन्हीं के राजाश्रय में रहे साथियों। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित ललाम, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है ललित ललाम की रचना 1661 से 1664 के मध्य बूंदी में रहते हुए की। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है साथियों जिसका नाम है ललित ललाम, ललित ललाम की रचना की ये भाव सिंह आड़ा के आश्रय में रहते हुए 1661 से 1664 के मध्य इन्होंने रचना की है। तो ध्यान रखना साथियों, इनकी रचना एक बार पुनः आप रखिए, ललित ललाम, रस राज, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार और फूल मंजरी। पहला याद रखें, ललित ललाम, रस राज, साहित्य सार, श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिका और व्रत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है साथियों। ध्यान रखिए, ललित ललाम, मतिराम ससई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, रसराज, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और फूल मंजरी साथियों, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद अगला जो कवि आता है साथियों अपना आता है भूषण, जो रीतिकाल के वीर रस के कवि है साथियों। भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि है। वीर रस के कवियों में भूषण, सुधन और लाल, तीन कवि साथियों रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। इनका वास्तविक नाम था साथियों घनश्याम। क्या था इनका वास्तविक नाम? ध्यान रखना, इनका वास्तविक नाम था घनश्याम। इन्होंने चित्रकूट के राजा रुद्र साल सिंह सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। किनको? घनश्याम इसका मूल नाम था, भूषण इनकी उपाधि थी, जिसे चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने इनको कवि भूषण की उपाधि थी। फिर वहाँ से साथियों भूषण के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन देखा जाए तो इनका जो मूल नाम था वो घनश्याम था, भूषण इनकी उपाधि थी और ये उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी साथियों। आगे देखते हैं, रीतिकाल के राष्ट्र कवि कहा जाते हैं। जैसे आधुनिक काल में जो राष्ट्र कवि कहा जाते हैं मैथिली शरण गुप्त को, भारत का राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, उससे रीतिकाल के राष्ट्र कवि थे साथियों। कौन? भूषण। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकार निरूपण किया गया है साथियों। शिवराज भूषण क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। लक्षण ग्रंथ किसे कहा जाता है? जिसमें काव्य के सभी अंगों का, जैसे छंद, अलंकार, रस, रीति, काव्य गुण, काव्य दोष के साथ साथ नायक नायिका भेद एवं उसके लक्षण एवं उदाहरण जिस ग्रंथ में दिए जाते हैं साथियों उसे ही लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक साथियों। शिवा बावनी में शिवाजी, छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। शिवा बावनी में तो शिवाजी का वर्णन है और छत्रसाल दशक में महाराजा छत्रसाल का वर्णन है। कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने स्वयं इनकी पालकी को क्या लगाया था? कंधा लगाया था, यानी कि इनकी अर्थी को कंधा दिया था स्वयं महाराजा छत्रसाल ने। आचार्य शुक्ल ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। कवि भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। इनकी तीन और कृतियां का उल्लेख मिलता है, भूषण विलास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास। भूषण विलास, भूषण हजारा और दूषण विलास, ये तीनों अप्राप्य रचना है।
कुल इनकी 6 रचना मिलती है। 6 में से 3 तो अप्राप्य रचना है साथियों, और 3 क्या है, प्राप्य रचना है। शिव बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये 3 तो प्राप्य रचना है, और भूषण विलास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास साथियों इनकी क्या है, अप्राप्य रचना है। अगला पढ़ने वाले साथियों हम पढ़ने वाले हैं भिखारीदास। काव्यांगों का विशिष्ट समावेश भिखारीदास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है साथियों। क्या, काव्यांगों का विशिष्ट समावेश भिखारीदास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है। काव्यांगों का विशिष्ट समावेश भिखारीदास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किया, यह आचार्य शुक्ल का कहना है। भिखारीदास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक आचार्य है डॉक्टर बच्चन सिंह। भिखारीदास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक आचार्य है डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है। क्या, कि भिखारीदास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक आचार्य है। भिखारीदास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक आचार्य है डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा इनके विषय में कहा है। आगे, रीतिकाल के अंतर्गत संभवतः यही सबसे पहले कवि है जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्यों का सम्यक अध्ययन कर उसमें से उदाहरण का चयन किया, हिंदी आलोचना का शिलान्यास किया। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका कहना, यह प्रश्न साथियों कई बार आ चुका है कि संस्कृत की परंपरा को हिंदी में किसने पुनर्स्थापित किया साथियों, तो वह कौन है, भिखारीदास ही है। देखो लिखा है, रीतिकाल के अंतर्गत संभवतः यही सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती हिंदी काव्य का सम्यक अध्ययन कर उसमें से उदाहरणों का चयन किया और हिंदी आलोचना का शिलान्यास भी किया। ये किसका कहना है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। किसके विषय में कहना है साथियों, ये भिखारीदास के विषय में। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में ऐसा कहा है। किसके विषय में, भिखारीदास के विषय में, कि काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का और से अधिक विस्तृत प्रतिपादन किया, ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साथियों। तुक को काव्य मानकर विवेचन किया। क्या, तुक को काव्य मानकर विवेचन किया किसने, भिखारीदास ने। भिखारीदास ने तुक को काव्य मानकर विवेचन किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रस सारांश, छंद अरवण पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश और शतरंग शतीका। एक तो निर्णय, जिस रचना के पीछे निर्णय लिखा हुआ साथियों वे क्या है, वह रचना है भिखारीदास की। एक रस सारांश, छंद अरवण पिंगल, रस सारांश, छंद अरवण पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश और शतरंग शतीका। ध्यान रखना, छंद प्रकाश और शतरंग शतीका, छंद प्रकाश और शतरंग शतीका। रस सारांश, छंद अरवण पिंगल, काव्य निर्णय। रस सारांश, छंद अरवण पिंगल, काव्य निर्णय, रस निर्णय, छंद प्रकाश, शतरंग शतीका। काव्य विवेक चिंतामणि का है, छंद विचार पिंगल भी चिंतामणि का है साथियों। काव्य विवेक, काव्य निर्णय भिखारीदास का है तो काव्य विवेक चिंतामणि का है। छंद विचार, छंद अरवण पिंगल यह है साथियों भिखारीदास का, और छंद विचार पिंगल है चिंतामणि का। ध्यान रखना, छंद विचार पिंगल रचना किसकी है, चिंतामणि की है। छंद विचार पिंगल रचना किसकी है साथियों, ध्यान रखना, चिंतामणि की है। छंद विचार पिंगल रचना चिंतामणि की है। रस सारांश में विभिन्न जाति की स्त्रियों को धूति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ रस सारांश, उसमें विभिन्न जाति की स्त्रियों को धूति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आगे कवि रिझे है तो सुकविताई, ने तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो। यानी कि भिखारीदास ने कहा है कि आगे कवि यदि रीझ जाते हैं, आगे के यदि
राजा रीस जाते हैं साथियों। तो ये है अच्छी कविता कहलाई। इधर कवि कहता है कि हमने राधा और कान्हा के सुमरण के कारण ही ये कविता लिखी है, जो इनके उन पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है साथियों के। आगे कवि रिझी है तो सु कविता ही ने तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो साथियों। ये आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे साथियों बिहारी, अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि बिहारी में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाए। बेहतरीन रूप से साथियों बिहारी को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।